हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार की क्लासेस। डेट आज की 13 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट स्पुतनिक वी। ये रशिया का वैक्सीन कैंडिडेट है जिसको अब इंडिया में भी अप्रूवल दिया जा चुका है। अब जल्द ही लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन के तौर पे देखा जाए तो स्पुतनिक वी के वैक्सीनेशंस भी अब मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि अपने आप में एक अच्छी न्यूज़ भी है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक और वैक्सीन कैंडिडेट अगर इमरजेंसी अप्रूवल ले चुका है, इमरजेंसी वैक्सीनेशन के लिए अप्रूवल ले चुका है, तो इससे क्या होगा कि जिन लोगों को भी वैक्सीनेशन की कमी आ रही है, जहाँ जहाँ पर भी वैक्सीनेशन की जो डोसेज हैं उनकी कमी पड़ रही है, उस कमी को पूरा किया जाना पॉसिबल हो पाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक तो क्या हो गया कि स्पुतनिक वी ये वैक्सीन कैंडिडेट कहाँ का है, ये रशिया का है। इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं देखेंगे इस आर्टिकल को, देख लिया जितना देखना था। इसके अलावा आप देखोगे इधर इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटों का ममता बनर्जी के ऊपर इलेक्शन कैंपेन को लेकर के बैन लगा दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए, ऐसी एक्टिविटीज़ थी उसको लेकर के। तो अभी फिलहाल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है सुनील अरोरा। तो ये आप देख सकते हो। बाकी देखो, ये इलेक्शन अभी चल रहे हैं, सारा राजनीति का माहौल है, बिल्कुल भी हमारे काम का हो ही नहीं सकता। इसके अलावा मरकज़ की जो अभी गैदरिंग होने वाली है, जिसमें निज़ामुद्दीन मरकज़ की बात अगर यहाँ पे करें तो वहाँ पर निज़ामुद्दीन मरकज़ में गैदरिंग ज़्यादा ना हो, इसके चलते हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन लगाई। बट हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब और कोई रिलीजियस गैदरिंग के ऊपर ही कोई बैन नहीं लग रहा है तो फिर मरकज़ पे क्यों। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मरकज़ में अभी गैदरिंग है वो अलाउ की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी अगर गैदरिंग्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ी गैदरिंग आप यहाँ पे देखो नीचे, कुंभ मेला, महाकुंभ मेला जो कि हरिद्वार में चल रहा है, वहाँ पर मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग, थर्मल स्क्रीनिंग भी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं हो रही है, और रही सही में हम देख रहे हैं कि 1.5 लाख से भी ज़्यादा केसेस अब की बार आने लग गए हैं पर डे इंडिया में कोविड-19 के। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सीधी सी क्लियर होती है कि अभी सुप्रीम जो जुडिशरी है वो इस तरीके की गैदरिंग को बिल्कुल बैन नहीं कर सकती। बाकी देखो यहाँ पर ये पॉलिटिक्स, ये भी पॉलिटिक्स और मैक्सिमम पॉलिटिक्स, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आगे चलते हैं सीधा। न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो एक रिवीजन टाइप देख सकते हो कि सेडिशन के चार्जेस लगे हुए हैं, जो अभी एक तो कप्पन जो कि हाथरस वाले केस को रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे, सिद्दीकी कप्पन एक तो उन पे, और साथ में और भी लोग हैं। तो उन्होंने मथुरा कोर्ट में एक पिटीशन लगाई है अपने वकील के थ्रू कि भाई हमें कैसे भी करके जो भी प्रोसीडिंग्स हमारे अगेंस्ट में चल रही है वो प्रोसीडिंग्स बिल्कुल बेसलेस है, हमें फ्री किया जाए। तो बेसिकली प्रोसीडिंग्स कौन कौन से सेक्शंस में है आईपीसी और सीआरपीसी की, वो हम जानेंगे इस आर्टिकल में। बाकी और कुछ काम का है नहीं इसमें। इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट अगर हो सकता है तो वो ये कि नेक्स्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनका नाम है सुशील चंद्रा, इनका नाम फाइनल हो चुका है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम क्या है वो अब आप करोगे, लक्ष्मीकांत की बुक खोलनी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चैप्टर है वो पढ़ डालो, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का कहीं ना कहीं इशू चल रहा है अभी भी अमेरिका में, और उसी को लेकर के अभी ब्लैक्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो एक तो ये न्यूज़ है। दूसरा, कल हमने देख लिया था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जिसका नाम था नेतंज, वहाँ पर इजराइल ने वहाँ पर ब्लैकआउट करवा दिया, मतलब वहाँ की बिजली की कटौती करवा दी। तो ऐसे में ईरान ने ये कहा कि हम रिवेंज डेफिनेटली लेंगे। अब लेंगे कि नहीं लेंगे वो बात की बात है। बाकी फ़िलहाल ये है कि वेस्ट एशिया जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में से एक है, वो अभी भी डिस्टर्बेंस की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है। इजराइल ने भी अपनी तरफ से कसम खाई है कि कुछ भी हो जाए यूएसए और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील को हम साइन नहीं होने देंगे। तो ये है, देख लो वहाँ का माहौल। खैर ये इतना काम का नहीं था, जो था वो देखा। काम की चीज़ यहाँ पर है कि सऊदी अरब में जो अरामको फैसिलिटी है, ठीक है, अरामको मतलब वहाँ पे ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर हाउथी रिबेलियंस ने अटैक करवाया। तो हाउथी रिबेलियंस बेसिकली शिया कम्युनिटी के लोग हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है, और ये हाउथी रिबेलियंस कहाँ पर हैं, ये हैं यमन में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी का कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया में चलता रहता है। तो सुन्नी कम्युनिटी का लीडर कंसिडर किया जाता है वेस्ट एशिया में सऊदी अरब को, और शिया कम्युनिटी का लीडर कंसिडर किया जाता है ईरान को। तो इस तरीके से शिया सुन्नी कम्युनिटी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वही कॉन्फ्लिक्ट ईरान और सऊदी अरब में चलता है, और उसी चीज़ का असर कहीं ना कहीं अभी भी यमन में जो सिविल वॉर चल रहा है, जिसमें एक तरफ हाउथी रिबेलियन है और एक तरफ वहाँ की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है सऊदी अरब क्योंकि वो सुन्नी है, और दूसरी तरफ अगर हाउथी रिबेलियन की बात करें तो ये शियाज है, इनको सपोर्ट करता है ईरान। तो सऊदी अरब और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी भी यमन को बर्बाद करके रख रही है।
तो बेसिकली पॉइंट क्या है हमारे लिए कि हौती रिबेलियन अभी न्यूज़ में थे, ये कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है, तो वो होगा यमन। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे हमारे लिए 2 पॉइंट्स हैं, 2 आर्टिकल अच्छे हैं। एक तो इकोनॉमी अब कहाँ जाने वाली है, क्योंकि कोविड-19 के केसेस फिर से आने लग गए हैं। एक तो ये देखेंगे, अच्छा आर्टिकल है, डिटेल में बताया हुआ है। ये स्पुतनिक वी वाला बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, आपको लगे तो आप देख लेना एक बार। और दूसरा हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले वो ये कि रिफ्यूजी और इलीगल इमिग्रेंट्स और साथ में इंडिया का स्टैंड, इन तीनों चीज़ों को हम समझेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। बहुत शानदार तरीके से एलैबोरेटली समझाया हुआ है, जानेंगे इस आर्टिकल को। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे अगर हम देखें तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज NCLAT, जो कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल है। उसने अपनी तरफ से सीधा सा एक स्टेटमेंट दिया है, क्लियर कहा है कि जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, अगर उसके अंडर में किसी भी कंपनी के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन शुरू हो गया है और उसी कंपनी के अगेंस्ट में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके बेसिस पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर उस कंपनी की प्रॉपर्टी को ऑलरेडी सीज कर चुकी है, तो उस केस में अब अगर वो कंपनी IBC के हत्थे चढ़ गई है तो ED को अपनी क्लेम्स छोड़नी पड़ेगी। इन शॉर्ट, अब अगर कंपनीज के रेजोल्यूशन की बात आए, रेजोल्यूशन करने की कब नौबत आती है, जब कोई कंपनी अपने कर्जे को चुकाने में फेल हो जाए, ठीक है, तब जाके उस कंपनी को रिजॉल्व किया जाता है। रिजोल्यूशन में मैनेजमेंट भी आ गया, मैनेजमेंट को चेंज करना, या फिर जो भी डेट देने वाले हैं, जो भी कर्जदार हैं, क्रेडिटर्स हैं, उन क्रेडिटर्स की क्या रोल रहेगी, वो चीज़ें डिसाइड करनी, ठीक है। या फिर लिक्विडेशन, कि भाई कोई रास्ता काम नहीं कर रहा है, अब तो कंपनी को बेचना ही पड़ेगा, वो चीज़ें, ये कहीं ना कहीं काम किए जाते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर में। तो बेसिकली अगर किसी कंपनी का ऑलरेडी मुद्दा जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देख रहा है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने PMLA एक्ट के अंडर उस पर्टिकुलर कंपनी के एसेट्स को सीज किया हुआ है, और अब क्या है कि IBC के अंडर में भी उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग शुरू हो गई, तो अब IBC जो है वो प्रिवेल करेगा इस PMLA या फिर ED के ऊपर। ये आप समझना अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, हमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में और देख लेंगे क्या स्टेटमेंट है क्या नहीं, बाकी मेन जो चीज़ थी वो हमने अच्छे से जान ली। इधर सेंसेक्स की बात की जा रही है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में अब 2 घंटे से कम की अगर कोई फ्लाइट होगी तो खाना नहीं दिया जाएगा, कोविड-19 का डर और वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो ये डिस्कस हम नहीं करने वाले हैं। कजाकिस्तान की यहाँ पे बात हो रही है कि वन वेब, एयरटेल भारती ग्रुप ने अपनी तरफ से एक एग्रीमेंट साइन किया कजाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ में। तो कजाकिस्तान का नाम अगर आ गया तो कजाकिस्तान का मैप हम जरूर एक बार देखेंगे सेंट्रल एशिया का। इसके अलावा फैक्ट्री आउटपुट ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लगातार 2 महीने में, और रिटेल इन्फ्लेशन भी बड़ी है, तो ये तो शॉर्ट टर्म है, इतना कुछ काम का है नहीं। इधर आप देखोगे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क आ गई, ये वाली AT1 बॉन्ड्स। बेसिकली यस बैंक के ऊपर सेबी की तरफ से अपनी तरफ फाइन लगा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने AT1 बॉन्ड्स रिलीज़ किए हैं जबकि हाल इनके ख़राब हो रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी मुद्दा तो क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि AT1 बॉन्ड्स होते क्या हैं, तो इसकी डिटेल हम जानेंगे अच्छे से, मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो खुद से पढ़ लेना फिर, ओके। और बाकी स्ट्रेस्ड एसेट, कोविड रिकास्ट, ये सारे RBI ने जो बैंकों के चीफ्स हैं उनसे मीटिंग हुई तो इसमें कंसर्न्स राइज किए हैं, डिस्कशन करने लायक है नहीं, डिस्कशन करने लायक है नहीं। RTGS पॉवेल, इधर भी ये कुछ काम का नहीं। अब चलते हैं आर्टिकल में एक एक में डिटेल में। सबसे पहली न्यूज़ है सेडिशन केस की, है ना, जिसमें जो सिद्दीकी कप्पन और उसके अलावा जो दूसरे लोग जेल में हैं अभी सेडिशन चार्जेस के चलते हैं, तो उन्होंने अपने वकील के थ्रू एक रिक्वेस्ट डलवाई है कि भाई हमें फ्री करो, हम लोगों ने कुछ गड़बड़ नहीं की है। तो इन पे चार्जेस कैसे लगे हुए वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो IPC की सेक्शन 124A जो कि सेडिशन चार्जेस पे काम करती है, दैट मीन्स राष्ट्रद्रोह, ठीक है। 124A सेक्शन ऑफ IPC के अंडर में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे कौन कौन से लीडर्स पे केस चले थे, कोई 2-3 लीडर्स इंपॉर्टेंट है, उनके नाम आप देखो और कोशिश करो कमेंट बॉक्स में बताने की, ठीक है। और इसका IPC का सेक्शन 153A की बात करो, इसमें अगर कोई इंडिविजुअल अगर सोसाइटी में या ग्रुप में रिलीजन, रेस इनके बेसिस पे या कोई भी कास्ट इनके नाम पर अगर दो या दो से ज़्यादा अलग अलग ग्रुप्स में दुश्मनी फैलाने की कोशिश करे तो उसको जेल हो सकती है। सिमिलरली सेक्शन 295A, इसमें अगर कोई भी डेलिबरेटली जानबूझ के या फिर कोई भी ऐसी मैलिशियस एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से
रिलीजियस फीलिंग्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। मतलब अगर कोई भी सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे तो वो 295 सेक्शन ए के 295A सेक्शन ऑफ आईपीसी उसके अंडर में उसको जेल हो जाएगी। सिमिलरली सेक्शन 120B, इसमें अगर कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पकड़ी जाती है, कोई भी ऐसा षड्यंत्र जिसके चलते पूरे लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा जाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको सजा हो सकती है। सिमिलरली ये जो लोग हैं, इन पे नाम है यहाँ पे देखो, सिद्दीकी कप्पन के अलावा ऑलरेडी और बहुत सारे लोग हैं जिनको जेल में जिनके अगेंस्ट में अलग अलग ये जो सेक्शंस हैं इनके बेसिस पे उनको जेल में डाला हुआ है। इसके अलावा जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है UAPA, उसके भी चार्जेस हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके भी चार्जेस यहाँ पे लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें हमने देखी, कौन कौन से केसेस लगे हुए हैं, कौन कौन से बेसिस पे इनको जेल में डाला हुआ है, राइट। और वो अपनी तरफ से रिलीफ मांग रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट जो चार्जेस लगे हैं वो बेसलेस हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज के 2 आर्टिकल्स की। पहले तो बात करते हैं वेयर्स द इकोनॉमी हेडेड, इकोनॉमी जा कहाँ रही है। देखो पिछला फाइनेंशियल ईयर की बात करें ना 2020-21 की, तो पूरे कंट्री में या फिर आप देख सकते हो अलग अलग एरियाज़ में लॉकडाउन लगाया गया, जो कि इल प्लान था, अच्छे से प्लान नहीं किया हुआ था। और हाँ, ये बात है नहीं केवल इंडिया तक कन्फाइंड ही, थ्रू आउट वर्ल्ड अलग अलग एरियाज़ में बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो उस टाइम डर ये था कि किसने सोचा था कि अप्रैल 2021 में अप्रैल 2020 के कंपैरिजन में कोविड-19 के केसेस इतने ज़्यादा आएंगे। आज आपको रियलिटी पता है। यहाँ पे ये देखो आप कि क्या हाल था मई 1, 2020 को केसेस का, क्या हाल हो गया था सितंबर 16 को सबसे ज़्यादा केस आए थे, और अभी देखो अप्रैल में कितने आ गए, 1.5 लाख से भी ज़्यादा केसेस आ गए। तो ये चिंता का कारण, ये जो वी शेप की जो रिकवरी इकोनॉमी में हम बात कर रहे थे वो कोविड-19 केसेस में हो रही है। ये देखो बड़ी चिंता की बात है। तो एक इसमें तो क्या है वजह, एक तो मिसमैनेजमेंट ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव। लोगों को जितना वैक्सीन मिलना चाहिए था वो वैक्सीन नहीं मिलना, और जहाँ पर एक्सेस में अवेलेबल है वहाँ तो वेस्टेज हो गया वैक्सीन का, और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर शॉर्टेज आ रही है। दूसरा, एक वैक्सीन वाइल में अगर 1 सीसी वैक्सीन की है, उससे अगर 10 जनों को वैक्सीन दिया जा सकता है तो उससे केवल 6 या 7 जनों को वैक्सीन दिया जा पा रहा है। तो ऐसे में क्या हो गया, 3 डोसेज तो खराब ही गई ना। एक ये वजह हो गई। दूसरी वजह क्या हो गई कि लोगों ने भी बहुत लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। हाँ, आप लोगों ने, हम लोगों ने, चलो आप नहीं होंगे पर कोई आप डेफिनेटली देख रहे होंगे किस तरीके से लोग लापरवाहियाँ कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हमने सीखे थे पिछले पूरे 1 साल में, वो नॉर्म्स को हमने ताक पे रखना शुरू कर दिया है। और आज आप ब्लेम किसको करोगे, सबको ब्लेम करने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अब बात आ जाती है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए अपनी रिकवरी का अगर सेगमेंट हम जानना चाहें तो वो क्या होगा। तो कोविड केसेस की जो वी शेप स्पाइक फिर से आई है, देखो इसका असर डेफिनेटली हमारे आने वाला है। देखो एक तो आइडिया ये चल रहा था कि कैसे भी करके इंडियन इकोनॉमी जो है वो अभी करंट जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 का, इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर अप्रैल से सितंबर के बीच में कैसे भी करके वी शेप रिकवरी रजिस्टर कर पाएगा। अब वी शेप रिकवरी इकोनॉमी में होगी कि नहीं, बट कोविड केसेस में तो होने लग गई है, जो कि हमने अभी देख ली। अब बात ये आ जाती है कि हमारी जीडीपी ग्रो कैसे करेगी। अब सवाल ये है कि जो ग्रोथ रेट की बात की जा रही है ना, वो तो भैया आप कैसे बात करोगे कि 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में आप देखने वाले हो कि 2021-22 में कितनी ग्रोथ रही। तो हमें ये तो पता ही है ना कि 2020-21 तो कोविड-19 की वजह से बहुत ही बुरा परफॉर्म करके गया है। तो यहाँ पर बेस ईयर की अगर परफॉर्मेंस डाउन चली गई तो इस केस में करंट फाइनेंशियल ईयर का कंपैरिजन अगर करोगे तो इस बेस ईयर का इफेक्ट इसको क्या मिलेगा, ऑटोमेटिकली प्लस में जाएगा कि नहीं। इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। मान लो इंडियन इकोनॉमी, एक थोड़ा सा फिक्शनल आइडिया दे रहा हूं, इंडियन इकोनॉमी 100 रुपए की इकोनॉमी है, ठीक है। अब इस इंडियन इकोनॉमी को अगर आप देखो 2000, ये स्टेटस है 2019-20 का। अब होता क्या है कि 2020-21 में आ जाता है कोविड-19 और इंडियन इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और बन जाती है 98 रुपीस की, ठीक है। और ग्रोथ रेट है वो इंडिया की, वो भी डाउन हो जाती है। अब 2021-22 का साल अब शुरू हो गया। अब इंडियन इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करती है और इंडियन इकोनॉमी बन जाती है फिर से, मान लो 2 रुपए, 102 रुपए की बन गई इंडियन इकोनॉमी। तो आपको यहां पर 98 के कंपैरिजन में अगर 102 को देखोगे
2020-21 के कंपैरिजन में, जो कि 98 रुपीज़ का था, उसके कंपैरिजन में 2021-22 को देखोगे तो कितने रुपए का डिफरेंस है? 4 रुपए का है कि नहीं? अब रियल सेंस में देखो आप कि जब हम कोविड-19 से पहले जिस ट्रेंड पे थे 2019-20 में, तब कितना था? 100 रुपए। इसके कंपैरिजन में अगर रियल सेंस में आप देखो तब कितना डिफरेंस आ रहा है हमारी इकोनॉमी में? केवल 2 रुपए का। तो ये प्रॉब्लम है कि जो परसेंटेज है ना, वो तो हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो वहां पर तो लो बेस इफेक्ट देख रहा है। वहां पर तो जब हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो स्टेटस थी उससे अगर कंपेयर करें तो हमारा कंपैरिजन तो ज्यादा ही मिलेगा, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में जीडीपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। एब्सोल्यूट टर्म में इंडियन जीडीपी मार्च 2020 के लेवल से अगर देखें तो केवल 2% ही ग्रो कर पा रही है। यह है रियलिटी। तो एक तो आप कौन से साल से कंपेयर कर रहे हो और एक रियलिटी में रियल टर्म्स में देखो। वैसे आप देखो तो परमानेंट लॉसेस की अगर बात करें, नए जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं उनके हिसाब से अगर देखें तो लगभग हमारी जीडीपी में 11% का परमानेंट लॉस है, क्योंकि 2019-20 का जो डेटा था, जो ट्रेंड था, उसके हिसाब से 2020-21 और उसी के हिसाब से 2021-22 ये दोनों अगर ग्रो करते और ये ग्रो करते, ये तो हो गया हाइपोथेटिकल, बट रियलिटी क्या है? कोविड-19 की वजह से क्राइसिस 2020-21 में भी और क्राइसिस आप सामना कर रहे हो 2021-22 में भी चांसेस पूरे हैं। तो ऐसे में आपको 11% जीडीपी का लॉस होने वाला है ओवरऑल, और जो कि कंटिन्यू बना रहेगा 2021-22 ही नहीं, 2024-25 तक इसका असर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो चीज़ थी वो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें, इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अमीर अमीर बनता चला गया, गरीब गरीबी बन गया है। आज फोर्ब्स की जो एनुअल लिस्ट आती है ना बिलियनियर्स की, उस लिस्ट में थर्ड हाईएस्ट नंबर बिलियनियर्स कहाँ पर हैं? मतलब थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स कहाँ पर हैं? वो है इंडिया में, और दूसरी वर्ल्ड में। ठीक है, दूसरी बात, मुकेश अंबानी ने अब जैकमा, जो अलीबाबा के जो सीईओ हैं, उनको भी पीछे कर दिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि इंडिया के 3 रिचेस्ट लोग, केवल 3 रिचेस्ट लोगों के पास में लगभग $100 बिलियन की इनकम हुई है पिछले 1 साल में। अच्छा, इससे ज़्यादा क्या इनइक्वालिटी होगी कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 99.5% जो लोग हैं उनकी इनकम मंथली 66,000 रुपये से कम है। अब आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो बचे हुए लोग, केवल 0.5% लोगों के पास में कितना रुपया कन्फाइन हो गया है। इसके पीछे बहुत सारी वजह थी जो हमने पहले डिस्कस की थी कि गरीब गरीब हो गया क्योंकि जॉब निकल गई हाथ से, सैलरी कट हो गई, ओवरलोड आ गया, घर नौकरी छूट गई, घर बार छूट गए, सारी परेशानी आ गई। और दूसरी तरफ अमीर अमीर क्यों बना? क्योंकि बड़ी कंपनियां जो थी उनका काम रुका नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एम्प्लॉइज़ को फायर कर दिया, जॉब से निकाल दिया, तो लोड भी कम आ गया और इसकी वजह से। और दूसरा, एक आदमी को काम 10 आदमियों को पकड़ा दिया, तो ऐसे में एक सैलरी के ऊपर उनका 10 जनों का काम करना शुरू कर दिया, तो ऐसे पैसे वाले बन गए। ये है पूरा का पूरा सीन। अब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो कदम उठाया, क्या वो काबिले तारीफ़ है? जी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो यूएसए के कंपैरिजन में देखे ना, जो भी स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया है वो अप टू मार्क नहीं है। हाँ, बस थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन अगर दे दिया हो तो वो केवल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए दिया है, जबकि यूएसए, यूके ऐसे कंट्रीज़ की अगर हम देखें तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोशन दिया है कि कैसे भी करके लोगों को जो इनकम लॉस हुआ है वो इनकम लॉस उनकी भरपाई कर दी जाए। रही सही में इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, खर्चा है, मतलब लोगों की जो कंजम्पशन रेट है वो तो डाउन हो गई, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बट दूसरी तरफ अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। आज एलपीजी, पेट्रोल, इनके प्राइस कहाँ पर आसमान छू रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो किया वो एडिक्वेट है? जी बिल्कुल भी नहीं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो $1.9 ट्रिलियन इन्फ्यूज करने की बात की है, जो कि इंडिया की टोटल एनुअल जीडीपी का 70%। आप सोचो, इंडिया की 1 साल की पूरी जीडीपी का 70% तो जो बाइडेन सीधा का सीधा लोगों की हेल्प करने के लिए दे रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें टैक्सेस में कुछ कंपनसेशन, कुछ छूट देने की, बस इतना सा है। इसके अलावा स्ट्रेटेजी क्या ये काम करेगी? तो देखो, ये तो टाइम बताएगा। एक ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, टाइम बताने वाला है, जो भी होगा वो देख लेंगे। बाकी जो मेन चीज़ थी वो हमने देख ही ली है। ओके, नेक्स्ट वाले पोर्शन पे चलते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है ऑन रिफ्यूजीज एंड इलीगल इमिग्रेंट्स, हाउ इंडिया स्टैंड्स चेंजेस विद सर्कमस्टांसेस। एक तो रिफ्यूजी, एक इलीगल माइग्रेंट, और इंडिया का जो स्टैंड है हमेशा से वो रहा है अतिथि देवो भव है, और अब अतिथि जो हैं उनके लिए स्टैंड इंडिया ने क्यों चेंज कर लिया वो जानेंगे। देखो, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने जो अपनी कंटेंशन शो की, अपनी चिंता का एक कारण बताया कि बोले रोहिंग्या पीपल जो हैं वो इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं, जिनमें मेजरली जो उनकी लोकेशन है वो 300 मेंबर्स की देखी गई है जम्मू वाले रीजन में, और वो भी कहाँ पर रह रहे हैं, डिटेंशन कैंप में। तो बोलो उनको हमें अब रिलीज़ करना पड़ेगा और उनको छोड़ना पड़ेगा। तो इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में अपनी तरफ से एक अप्रूवल दिया, वो ये कि अगर आप इनको डिपोर्ट करते हो, इनके देश में फिर से छोड़ते हो, रोहिंग्याज को म्यांमार में छोड़ते हो, तो आपका जो एक्ट है ना, द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर फॉरेनर्स एक्ट है एक 1946 का। अब बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज में डिफरेंस हम कैसे कंसिडर करते हैं, या इंटरनेशनल कन्वेंशन या इंटरनेशनल लॉज में क्या लिखा हुआ है। देखो, 1951 में जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज साइन हुआ, और उसके बाद में सब्सिक्वेंटली 1967 में रिफ्यूजी क्राइसिस को लेकर के प्रोटोकॉल जो है, उसमें वर्ड रिफ्यूजी को ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो कि अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहाँ का वो ओरिजिनली है, उसको छोड़ करके बाहर चला जाता है दूसरे किसी देश में, और उस देश से या तो वो अपने देश में आना नहीं चाहता या फिर वो आने के काबिल नहीं बचा। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि उसको अपने घर को छोड़ना पड़ता है। अब छोड़ने की वजह क्या हो जाती है, या तो रेस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई राष्ट्रीयवाद को लेकर के, या फिर कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल ओपिनियन को लेकर के। जैसे म्यांमार में अभी अगर देखें तो मिलिट्री को और डेमोक्रेसी को कौन प्रमोट कर रहा है, मिलिट्री को प्रमोट कर रहा है, वो आसानी से वहाँ रह पा रहा है, और डेमोक्रेसी को जो प्रमोट करना चाहता है उसको या तो मौत का सामना करना पड़ रहा है या फिर उसको पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रो डेमोक्रेट्स जो हैं उनको अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल माइग्रेशन आप कह सकते हो इसको। तो इस तरीके से वहाँ से जो लोग छोड़ करके आ गए तो वो हो गए रिफ्यूजीज। अगर स्टेटलेस पर्सन की अगर हम बात करें तो उनको भी हम रिफ्यूजी बोल देंगे, पर उस सेंस में जब जिस पर्टिकुलर कंट्री का वो है, जहाँ का ओरिजिनली वो है, जहाँ की सिटीजनशिप उसके पास में है, वो अगर हैबिचुअली अपने देश में रहता है पर वो अब नहीं रह पा रहा है, तो उसको रिफ्यूजी बोल दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें यूनाइटेड नेशन की तरफ से कि जो रोहिंग्याज म्यांमार की मिलिट्री के डर से अपनी जान बचा करके 2017 में म्यांमार का एक स्टेट है जिसका नाम है रखाइन स्टेट को छोड़ करके, या रखाइन आप पढ़ पा रहे हो यहाँ पे, रखाइन स्टेट बोला जाएगा। तो 2017 में वो अपने स्टेट को छोड़ करके और फिर भागते हैं अपनी जान बचा करके, और ज़्यादातर लोग कहाँ घुस जाते हैं, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की सरकार ने फिर उन सबको कॉक्स बाजार आइलैंड के ऊपर सेटल कर दिया। ये बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश की ही टेरिटरी है, आइलैंड है एक, वहाँ पर इनको सेटल किया हुआ है। आज वर्ल्ड का बिगेस्ट रिफ्यूजी कैंप है ये कॉक्स बाजार। आप देखोगे म्यांमार ने अपनी तरफ से रोहिंग्याज को ये मान रखा था अभी तक कि ये मुस्लिम्स हैं जो कि बांग्लादेश से छोड़ करके इलीगली म्यांमार में घुस गए थे, तो इनको रोहिंग्याज को इलीगल इमिग्रेंट्स बोलना शुरू कर दिया। और इसी के चलते फिर बाद में जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी कम्युनिटी है म्यांमार की, उसने पूरा अपनी तरफ से मिलिट्री को सपोर्ट किया, और ऐसे में जो रोहिंग्या क्राइसिस है ये आता है, रोहिंग्याज भाग के निकलते हैं अपने घर से। अगर आप देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड, तो उन्होंने बांग्लादेश को अप्रिशिएट किया है कि बांग्लादेश ने जो आदर भाव रखा है, जो जेनरसिटी दिखाई है, जो अच्छा व्यवहार किया है रोहिंग्याज के साथ में, जहां लगभग 11 लाख लोग रोहिंग्याज अपने देश को छोड़ करके बांग्लादेश में आए हैं, तो उनको अच्छे से एक जगह प्रोवाइड की है। बट दूसरी तरफ शेख हसीना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि जो रिपैट्रिएशन है उसके लिए इंडिया हमारा सपोर्ट करे। रिपैट्रिएशन का मतलब हो गया कि जो रोहिंग्याज बांग्लादेश में आके रह रहे हैं उन लोगों को अपने देश पे फिर से पहुंचाया जाए, तो इसमें इंडिया की सपोर्ट की डिमांड करते हैं। तो अपनी तरफ से आप देखोगे इंडिया ने भी अपनी तरफ से सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की है कि कैसे भी करके रोहिंग्याज को उनके घर पे भेजा जाए, और इसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है इंडिया। आज आप देखोगे लगभग 40,000 रोहिंग्याज ऐसे हैं जो कि इंडिया में अभी रह रहे हैं, पर वो अपनी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं, मतलब वो
जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इन 40,000 रोहिंग्यास को लेकर के अभी क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR को ये कहा कि आप रोहिंग्यास को आइडेंटिफाई करो और उनको कुछ आइडेंटिटी कार्ड दे दो, जिससे कि आइडिया लग जाए कि इंडिया में कौन कौन से रोहिंग्यास कहां कहां पर लोकेटेड है। बट आप देखोगे कि यहां पर तो आइडेंटिटी कार्ड देने की बात कर दी और ये एक ट्रीटमेंट हो गया रिफ्यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ उन लोगों को मजबूरीवश अपना देश छोड़ना पड़ा। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जब भी सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता जब आते हैं तो इनको इलीगल इमिग्रेंट्स बोल देते हैं और ये कहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी डिपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और डिपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है। तो ऐसे में ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। अच्छा, इंडिया और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की अगर बात करें तो इंडिया ने अपनी तरफ से 3 लाख लोगों को अभी तक अलग अलग कैटेगरीज में रिफ्यूजी के तौर पे एक्सेप्ट किया हुआ है। देखो, इंडिया ना तो 1951 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, ना ही 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसका सिग्नेटरी है, या फिर इंडिया की अपनी खुद की कोई रिफ्यूजी पॉलिसी है। जी बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब रिफ्यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंटरनेशनल कंसिडरेशन देखें तो इंडिया अपनी तरफ से कोई स्टैंडर्ड नहीं रखता है क्लियर, बिल्कुल भी। केवल एक फॉरेनर्स एक्ट है 1946 का, वो है। उसमें भी क्या है, जो डिपोर्शन है कि जो लोग आ गए उनको उनके देश में पहुंचाना, बस उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से काम कर रही है। तो ये जो 2 एक्ट हमारे, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इंडियन पासपोर्ट एक्ट, इनके बेसिस पे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है कि ये जो UNHCR ने जो वेरीफाई कर लिया रोहिंग्यास को, अब उनको यहां से छोड़ने की, मतलब यहां से अपने देश में पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है सरकार। अच्छा, रिफ्यूजी अगर पॉलिसी की बात करें तो सरकार का रीसेंट क्या स्टेप है, वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में आया था, जो कि किस बेसिस पे था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो माइनॉरिटी लोग हैं वो इंडिया में अगर आ गए इस डेट से पहले तो उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। वो भी किस बेसिस पे, माइनॉरिटी का जो रिकॉग्निशन है दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजन। तो रिलीजन के बेसिस पे सिटीजनशिप देने की बात की गई, जो कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना भी कर, मतलब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए हैं उसको लेकर के। अब म्यांमार के कू की अगर बात करें तो देखो, अभी जो कू हो रहा है वो तो देखो म्यांमार की मिलिट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कर रही है। तो इसके चलते बहुत सारे लोग, सबसे इंपॉर्टेंट वो है जो चिन एथनिक ग्रुप है, चिन स्टेट म्यांमार का हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो वहां से जो ये लोग हैं ये उठ करके मिजोरम, मणिपुर में घुस गए हैं और इन लोगों को वहां की सरकारें अब बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है और एक्सेप्ट कर भी रही है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी चलती है। क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले एक डिस्कस किया था कि ये जो चिन कम्युनिटी के लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं पुराने टाइम पे यहाँ पर इधर मिजोरम साइड में हुआ करते थे। तो मैं कहने का मतलब आना जाना इनका रिलेशन का चलता रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोरस लैंड है ये जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है ना हमारी म्यांमार से जो हम शेयर करते हैं वहाँ पर। तो बेसिकली अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको रोकने के लिए ऑर्डर्स तो दिए हैं, पर मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने अपनी तरफ से कह दिया कि हम बिल्कुल भी नहीं मना करेंगे। और मणिपुर ने भी अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट निकाला था कि इन लोगों को शेल्टर और फूड प्रोवाइड नहीं करेंगे जो म्यांमार को छोड़ करके इंडिया में घुस के आ रहे हैं। पर वहां पर सरकार को फिर बाद में अपने ऑर्डर्स को विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत होने लग गया था। तो ऐसे में म्यांमार का जो कुछ भी ये अभी एपिसोड देख रहे हैं जिसमें मणिपुर और मिजोरम लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ रोहिंग्यास को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं। एक तो ये बात हो गई। फिर बात आती है कि डिपोर्टेशन और नॉन रिफाउलमेंट की पॉलिसी को अगर हम ध्यान में रखें तो यहां पर सरकार का क्या स्टैंड है। देखो, डिपोर्टेशन का मतलब होता है कि आप इसमें जो लोग अपने देश को छोड़ करके, जैसे म्यांमार के लोग छोड़ करके इंडिया में आ गए, तो इन लोगों को फिर से म्यांमार में भेज देना, ये बोला जाएगा डिपोर्टेशन। बट दूसरी तरफ अगर रिफाउलमेंट की पॉलिसी की बात करें तो इस पॉलिसी का मतलब ये हो जाता है कि आप उन लोगों को उनके देश में फिर से नहीं भेजोगे अगर उन लोगों को जाने में दिक्कत है, या फिर वो अपने देश में अगर चले जाएंगे तो वहां पर उनकी जान जा सकती है। तो ऐसे में नॉन रिफाउलमेंट पॉलिसी को इंडिया फॉलो करता है कि भाई अगर सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हो पा रही है, अगर ये रोहिंग्याज या फिर कोई भी अगर
माइग्रेंट्स हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, श्रीलंका के जो तमिल माइनॉरिटीज़ हैं जो कि तमिलनाडु में अभी रह रहे हैं, उन लोगों को अभी तक भी इंडिया ने डिपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडिया नॉन रिफाउलमेंट पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसके अंतर्गत क्या चीज़ आती है कि जो भी तमिल रिफ्यूजीज हैं उनको श्रीलंका में तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आ जाए, जब तक कि तमिल माइनॉरिटी ग्रुप्स को श्रीलंका में उनके राइट्स ना मिल जाएं, तब तक कि जब तक वहाँ पर उनकी जो खुद की कंडीशंस है वो वल्नरेबल ना हो, उनको रिस्क ना हो उनकी ज़िंदगी को, तब तक इंडिया उनको नहीं भेजेगा श्रीलंका में। तो जब नॉन रिफाउलमेंट की पॉलिसी इंडिया फॉलो करता है तो फिर रोहिंग्याज के डिपोर्टेशन को आप कैसे कर सकते हो? ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। आज आप देखोगे 14 साल की एक रोहिंग्या लड़की को असम बॉर्डर के ऊपर कैप्चर किया। बेसिकली वो भटक गई और उसकी फैमिली से वो दूर हो गई। तो ऐसे में जब असम के वहाँ पे पकड़ी गई तो उस 14 साल की लड़की को जब म्यांमार को फिर से सौंपा गया कि भाई ये रोहिंग्या लड़की आपके देश की है, तो म्यांमार की सरकार ने मना कर दिया, म्यांमार की मिलिट्री ने मना कर दिया। तो ऐसे में अभी तक देखो कैसे थोड़ा बहुत कर करा के इंडिया ने लगभग 400 समथिंग ऐसे हैं फिगर जिनको अभी भेज तो दिया है, बट बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इंडिया को। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर ये है, कॉन्ट्राडिक्शन बहुत सारी है जिसमें हमने देखा नॉन रिफाउलमेंट, डिपोर्टेशन, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं। ठीक है, तो आप एक बार खुद से और पढ़ लो, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वे में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी मुझे लगता नहीं कोई टॉपिक मैं भूल रहा हूँ, कुछ छूटा है इसमें से। ठीक है, आप और एक बार रीडिंग मार देना। तो ये चीज़ यहीं पे थी, आगे चलते हैं। NCLAT ने कहा कि IBC है ना, अगर IBC की प्रोसीडिंग्स किसी भी कंपनी के अगेंस्ट में शुरू हो गई है तो दूसरे लॉज हैं, अदर लॉज की प्रोसीडिंग्स वहां पर खत्म हो जाएगी, चाहे वो PMLA ही क्यों ना हो। तो ये बात कही गई है। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके अंडर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो प्रॉपर्टी, अगर कोई भी कंपनी गफले में पकड़ी जाती है तो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो ऐसे में अगर ये प्रोसीडिंग्स ईडी अपनी तरफ से कर रहा है और पता पड़ता है कि कुछ टाइम बाद में ही अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के रेजोल्यूशन के अंडर में वो कंपनी आ गई है, तो ऐसे में अब ईडी का रोल खत्म, अब IBC के अंडर में उसकी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स काम करेगी। ये बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोली हुई है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट से सीधा सीधा क्लियर होता है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। एक बार आप रीडिंग मारोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हमने एक और चीज देखी थी, 81 बॉन्ड्स की अगर बात करें तो सेबी ने अपनी तरफ से यस बैंक पे 25 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। तो 81 बॉन्ड्स बेसिकली होते क्या हैं? बॉन्ड तो आप जानते हो कि मार्केट से पैसा उधार लेने का एक तरीका। तो 2008 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे इंटरनेशनल लेवल पे, तब जाकर के बैंकों की सिक्योरिटी के लिए बेसल 3 नॉर्म्स डिक्लेयर किए गए थे, जिनमें यह कहा गया था कि बैंकों को अपनी जितनी भी कैपिटल है उसका एक हिस्सा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा अगर कहीं पर भी क्राइसिस का सामना करना पड़े। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बैंकों के पास में सिक्योरिटी मनी रहेगी तो परिस्थिति की बुरी परिस्थिति आ जाए। एक तरीके से यूं मानो इंश्योरेंस, मतलब यूं मानो आपकी बैंकों ने अपने घर के अंदर कुछ ऐसा एक पोर्शन अपने पूरी कैपिटल का रख रखा है कि अगर बुरी परिस्थिति आएगी तो ये हम काम में ले लेंगे, जैसे घर में सोना होता है। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही गोल्ड। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं इसीलिए नॉर्म्स में लाई गई थी कि बेसल 3 नॉर्म्स के अंडर में 81 बॉन्ड्स रिलीज किए जा सकते हैं कि बैंकों को अगर मार्केट से पैसा उठाना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेना है, तो इसके लिए 81 बॉन्ड्स डाल सकते हैं। इनकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, कोई भी इनको परचेज कर सकता है, और परचेज करने के बाद में वो जैसे मान लो इनको IPO के तौर पे भी पब्लिश किया जा सकता है। IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि मान लो कोई बैंक नया नया खुला है या पहली बार 81 बॉन्ड्स को लॉन्च किया जा रहा है मार्केट में। ठीक है, तो वहां पर अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उसको IPO बोलेंगे। अब एक बार अगर किसी ने इन बॉन्ड्स को परचेज कर लिया ना, तो उन बॉन्ड्स को वो रिटर्न नहीं कर पाएगा उस बैंक को। ये ध्यान रखना आप, ये बैंकों के द्वारा रिलीज किया जाता है। बेसल नॉर्म्स किसके लिए? बैंकों के लिए है। तो 81 बॉन्ड्स भी रिलीज केवल बैंक ही करेंगे, ये ध्यान रखना। नंबर 1 बात। नंबर 2 कि एक बार अगर बॉन्ड रिलीज हो गया और किसी ने बॉन्ड को खरीद लिया तो उस बॉन्ड को उस बैंक को दोबारा नहीं कर पाएगा। अब तो उस इंडिविजुअल को वो बॉन्ड मार्केट में सेल ही करने पड़ेंगे, सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस हैं। तो 81 बॉन्ड होते हैं एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है कि जो कॉमन कैपिटल है बैंकों की
वो अगर राइज करनी हो तो इजीली राइज किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी आप थोड़ा सा और सर्च करोगे ना 81 बॉन्ड्स, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरी डिटेल मिलेगी, एक बार पढ़ोगे सब कुछ और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्कशन देखो यहीं पे खत्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।